आज की क्लास में हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वंश को, या हम यूं कहें दिल्ली पर शासन करने वाले अंतिम तुर्क राजवंश के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम किस वंश की बात कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। इस तुगलक वंश में कुल 8 शासक हुए। शासक तो 8 हुए, लेकिन सबसे लंबे समय तक शासन करने का रिकॉर्ड इन्हीं तुगलक वंश वालों के नाम रहा। 8 शासक। और इन्होंने कब से शुरू किया? 1320 ईस्वी से शासन सत्ता शुरू किया और ये 1414 ईस्वी तक इनकी शासन सत्ता चली। लगभग 94 वर्षों तक, मात्र 8 शासकों ने लगभग 94 वर्षों तक इन लोगों ने दिल्ली सल्तनत पर अपनी शासन सत्ता चलाई। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। इसका मूल नाम था गाजी तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, इसका नाम था गाजी तुगलक, या इसको हम कहते थे गाजी बेग तुगलक। जब इसने शासन सत्ता प्राप्त किया, अर्थात जब सिंहासनारूढ़ हुआ, तो इसने अपनी उपाधि क्या धारण की? गयासुद्दीन तुगलक की। और यह पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास से पहला शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी अर्थात काफिरों के घातक की उपाधि धारण की। जब यह सिंहासन पर बैठा तो उससे पहले अराजकता चरम पर थी। हम देखते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी की शासन सत्ता थी तो उसने एक मजबूत शासन सत्ता बना के रखे थे, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है तो खिलजी वंश के और उत्तराधिकारी होते हैं, तो उन उत्तराधिकारियों ने शासन सत्ता पर उतनी अच्छी पकड़ नहीं बना के रखी। इस प्रकार से साम्राज्य उनका छिन्न भिन्न हो गया। उस साम्राज्य पर इस गयासुद्दीन तुगलक ने शासन सत्ता स्थापित की। और इसकी प्रमुख सोच क्या थी गयासुद्दीन तुगलक की? कि एक मजबूत शासन सत्ता के रूप में अपने शासन सत्ता को चलाया जाए। इस तरीके से गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया कि सबसे पहले इसने अलाउद्दीन खिलजी की नकल करना शुरू किया कि किस तरीके से शासन सत्ता हमको चलानी है। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की शासन सत्ता की नकल करेंगे तो हम उसी तरीके से शासन सत्ता चलाएंगे जिस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने मजबूती के साथ अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अब गयासुद्दीन तुगलक शासन सत्ता पर आरूढ़ हो गया। कहीं कहीं इसको गयासुद्दीन कहता है, कहीं कहीं गियासुद्दीन तुगलक, इसका नाम क्या लिख के रखा किसी किसी किताब में। अब ये शासनारूढ़ हो गया। यहां से एक चीज और पेपर में प्रश्न पूछता है कि संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कौन सा ऐसा शासक था जो सर्वसम्मत से चुना गया? तो सबसे पहला सर्वप्रथम ये शासक था। सर्वप्रथम कौन? गियासुद्दीन तुगलक। ये पहला शासक था जो सर्वसम्मत से सुना गया। भाई सबकी सहमति है कि इन्हों को राजा बना दिया जाए। सर्वसम्मत से राजा बना दिया गया। इन्हें जो शाही छत्र होता है, शाही छत्र, इसे किसने प्रदान किया? खोखर सरदार। खोखर सरदार था गुलचंद। गुलचंद्र ने इन्हें शाही छत्र प्रदान किया कि भाई ये लीजिए, आप अब राजा हैं। तो शाही छत्र जो था, जो खोखर सरदार था गुलचंद, इसने प्रदान किया। और इसके साथ ही इनके नाम एक रिकॉर्ड जुड़ गया गयासुद्दीन तुगलक के नाम कि ये सर्वसम्मत से राजा बनने वाले पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला जो है राजा था कि जो सर्वसम्मत से चुना गया। इसकी शासन सत्ता जब शुरू होती है गयासुद्दीन तुगलक की 1320 ईस्वी से, 1320 ईस्वी से जब इसकी शासन सत्ता शुरू होती है तो इसके ही समय में मंगोलों ने सर्वाधिक बार आक्रमण किया। मंगोल जो हैं सबसे अधिक बार आक्रमण किए हैं किसके शासन सत्ता में? तो गयासुद्दीन तुगलक के शासन सत्ता में सर्वाधिक बार इन लोगों ने आक्रमण किया। जैसे उस समय के तत्कालीन स्रोत जो थे, तत्कालीन स्रोत, इन्होंने कहा कि इस मंगोलों का जो है 29 बार आक्रमण हुआ। 29 बार आक्रमण हुआ और गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार इन मंगोलों के ऊपर विजय प्राप्त की। और उस समय का जो तत्कालीन विद्वान थे अमीर खुसरो,
अमीर खुसरो ने कहा नहीं 29 बार तो नहीं, लेकिन 18 बार जो है ये आक्रमण हुआ और 18 बार जो है गयासुद्दीन तुगलक ने विजय प्राप्त की। और उसका जो एक विद्वान उस समय के थे बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, वही नाम जियाउद्दीन बर्नी, बर्नी ने कहा कि ना तो 29 ना तो 18, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में जो है इसने 20 बार आक्रमण किया। किसने? मंगोलों ने। और इस 20 बार इनको पराजित करने वाला कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अब हम एक चीज यहां से देखें कि जो भी आंकड़ा है 29, 18, 20 जो भी है ये ठीक है, इनकी अपनी मान्यता है। कुछ समय के जो स्रोत थे 29 बार बता रहे हैं, अमीर खुसरो 18 बार बता रहे हैं, बर्नी 20 बार बता रहे हैं, जो भी है। लेकिन हम एक चीज देखते हैं कि इन आंकड़ों के आधार पर ही अगर हम फैसला निकालें तो हम देखते हैं कि मंगोलों का सर्वाधिक बार सामना किससे हुआ? गयासुद्दीन तुगलक से हुआ। और गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी रण कुशलता का परिचय देते हुए इन मंगोलों को पराजित किया। गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी शासन सत्ता शुरू कर दी। अब शासन सत्ता शुरू कर दिया तो इसने देखा कि हमारे जो पहले शासन सत्ता करने वाला था, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, एक मजबूत शासन सत्ता की नींव रखा, तो क्यों नहीं हम भी उसकी नकल करके एक मजबूत शासन सत्ता और अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया जाए। तो इसने जो अलाउद्दीन खिलजी की जो भी व्यवस्थाएं थी उसकी नकल क्या किया। जैसे अलाउद्दीन ने क्या किया था कि घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की, दाग। और क्या किया था, इसने कहा कि हम हुलिया भी लिखवाएंगे। किसका हुलिया लिखा जाएगा? तो जो घुड़सवार होगा, सेना में जो जाने वाले होंगे उनका हुलिया लिखा जाएगा, साथ में घोड़े को दागने की प्रथा भी शुरू कर दिया। तो इसने क्या किया, गयासुद्दीन ने क्या किया, गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि हम भी इस प्रथा को अपनाएंगे ताकि हमारी भी शासन सत्ता अच्छी तरह से चले और साम्राज्य का विस्तार हो। और इसने क्या किया, इसने कहा कि एक चीज अलाउद्दीन खिलजी ने गलत किया था। क्या गलत किया था कि जो जागीरदार थे, छोटे जमींदार थे, उनको जो भूमि मिली हुई थी अलाउद्दीन खिलजी ने सबको छीन लिया और खालसा भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसने कहा नहीं ये चीज गलत है। गयासुद्दीन ने कहा कि जो छीनी हुई भूमि है इसको वापस कर दो, सबको पुनः लौटा दो, पुनः जो है सबको लौटा दो, सबको भूमि दे दो। इसने एक चीज देखा, गयासुद्दीन तुगलक ने देखा कि अगर हमें अच्छी तरह से शासन सत्ता चलानी है तो शासन सत्ता चलाने के लिए हमको अच्छा कर मिलना चाहिए। और उस समय अमूमन कर का प्रमुख स्रोत क्या? कृषि था। इसने देखा कि अगर कृषि को बढ़ावा देना है तो अगर किसानों को भरपूर मात्रा में सिंचाई का प्रबंध मिल जाए, पानी का प्रबंध मिल जाए, पानी अच्छा मिल जाए तो खेती अच्छी होगी। तो इसने कहा कि एक काम करो, अब सिंचाई के लिए जो है नहरों का निर्माण करवाओ, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचना चाहिए। यहां से कई बार पेपर में प्रश्न पूछा है कि सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करवाने वाला कौन सा शासक था? तो नहरों के बारे में सोचने वाला, नहरों का सर्वप्रथम निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था। और इसी गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में दक्षिणी भारत के जो प्रांत हैं दिल्ली सल्तनत में मिलाए गए, दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया। सबसे पहले दक्षिण का प्रांत जो भी था वो गयासुद्दीन तुगलक के शासन सत्ता में ही शामिल किया गया। अब गयासुद्दीन तुगलक की शासन सत्ता अच्छी तरीके से चल रही थी। इसी समय जो है बंगाल में विद्रोह हो जाता है। शासन सत्ता ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उसी समय बंगाल में विद्रोह हो जाता है। जब यह खबर गयासुद्दीन को मिलती है तो गयासुद्दीन कहता है कि सबसे पहले इस बंगाल के ऊपर आक्रमण करो। इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारा जो है अभी रिकॉर्ड इन लोगों ने देखा नहीं कि हमने मंगोलों को जो सबसे खूंखार जाति थी, लड़ाकू जाति, उसको हमने कितनी बार पराजित किया। और ये बंगाल वाले विद्रोह पर उतारू हैं तो ये बंगाल पर आक्रमण करता है। बंगाल पर आक्रमण करने के बाद ये तिरहुत पर भी आक्रमण करता है, क्योंकि तिरहुत पर भी विद्रोह शुरू हो चुका था, विद्रोह की चिंगारी धधक रही थी। बंगाल और तिरहुत पर इसने सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। अब बंगाल और तिरहुत से जब सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करके ये वापिस आ रहा था दिल्ली की तरफ, बंगाल और तिरहुत पर विजय प्राप्त किया, अब शाही सेना के साथ ये वापिस आ रहा था दिल्ली की तरफ। दिल्ली की तरफ बड़ा, जैसे आजकल नहीं होता कि कोई बड़ा सा नेता जीत जाए या कहीं से कोई आ रहा तो उसके स्वागत में लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं, स्वागत समारोह आयोजित किया जाता। उसी तरीके से
जैसे सेम कहानी आज के समय से अगर हम समझेंगे तो उसी तरीके से हमें इसका भी देखना होगा, अच्छी तरह से हमको समझ में आएगा। अब ये बंगाल और तिरहुत के सफल अभियान के बाद वापस आ रहा था, तो आजकल के नेताओं के जो समर्थक होते हैं जगह जगह उनका स्वागत करते हैं, तो उसी तरीके से इसके भी स्वागत की तैयारी की गई गयासुद्दीन तुगलक की, कि हमारे महाराजा बंगाल और तिरहुत पर सफल अभियान के बाद वापिस आ रहे हैं, इनके स्वागत की तैयारी की गई। कहाँ की गई? दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर, नजदीक आ गए हैं दिल्ली के। शासन सत्ता कहां चल रही है? दिल्ली पर इनकी शासन सत्ता है, दिल्ली सल्तनत। तो ये दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर स्थान कौन सा है? अफगानपुर। अफगानपुर में इनके स्वागत की तैयारी की गई। इस स्वागत समारोह में इनके लिए व्यवस्था क्या किया गया? एक लकड़ी का भवन बना, लकड़ी का भवन बनाया गया। यह भवन बनवाया कौन? तो इसका पुत्र था जूना खां। जूना खां स्वागत के लिए एक लकड़ी का भवन बनवाता है। कौन? युवराज जूना खां, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया। तो ये लकड़ी का भवन बनवाते हैं जूना खां, किसके माध्यम से बनवाते हैं? अहमद अयाज। अहमद अयाज इसके कारीगर थे। अहमद अयाज के माध्यम से जूना खां ने एक लकड़ी का भवन बनाया कि हमारे पिताजी 1325 ईस्वी में, वो बंगाल का अभियान कब हुआ था? 1325 ईस्वी में। तो मार्च 1325 ईस्वी में जब ये वापस आए तो लकड़ी के भवन में इनके स्वागत की तैयारी की गई। और क्या हुआ? इस लकड़ी के भवन में ये बनाया गया कि हाथियों का नृत्य देखेंगे महाराज के स्वागत में। जैसे आजकल नहीं होता, लोग फूल मालाओं से इनका स्वागत करते हैं, गुलदस्ता देकर स्वागत करते हैं, तो उसी तरीके से क्या व्यवस्था किया जूना खां ने? जूना खां ने कहा कि हाथियों का नृत्य देखेंगे हमारे पिताजी। और ये जो ही हाथियों का नृत्य शुरू हुआ, लकड़ी का बना बनाया भवन भरभरा के गिर गया। कहा तो यूं जाता है कि एक षड्यंत्र के तहत जूना खां ने अहमद अयाज के सहायता से जो है ये महाराज को मारने की पूरी योजना बनाई थी। मार्च 1325 ईस्वी में ये एक षड्यंत्र के तहत, कहा तो ये जाता है कि षड्यंत्र के तहत मार्च 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक को मार दिया गया। और इस षड्यंत्र को बल कहां से मिला? कि भाई षड्यंत्र है, धोखे के तहत, या जूना खां ने सम्राट के साथ धोखा किया। इस जो भी बातें चल रही थी, जो भी लिखा गया, उसको बल कहां से मिला? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो है बनता है जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बनता है। गयासुद्दीन तुगलक की अब तो मृत्यु हो गई, अब उसका लड़का ही राजा बनेगा। जब मार्च 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई तो यह जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना। जब मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से यह शासक बना तो ये अभी अहमद अयाज ये लकड़ी का भवन यही बनाया था, तो इसको अपना वजीर बना दिया। देखिए, पिता के हत्यारों को प्रमोशन मिल गया, बिगड़ किसी षड्यंत्र का तो प्रमोशन मिलेगा नहीं, तो अहमद अयाज को वजीर बनाया गया। और साथ में क्या किया गया? इसे ख्वाजा जहां की उपाधि भी दे दी गई। इसे अहमद अयाज को इसे वजीर बनाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि इससे बुद्धिमान कोई है या नहीं, हमारे लिए यही ठीक है, ये वजीर भी रहेगा। साथ में इसे ख्वाजा जहां की उपाधि भी दे दी गई। ये उपाधि मिल गई इसको। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद 1325 ईस्वी में जूना खां, लोकप्रिय नाम जूना खां, यह बनता है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बनता है। इसका मूल नाम क्या था? मलिक फखरुद्दीन। लेकिन जब इसने सत्ता प्राप्त कर लिया, जब मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने एक उपाधि धारण की। कई बार इसको पेपर में पूछा है, ना तो जूना खां पूछता है, ना मोहम्मद बिन तुगलक पूछता है, ना फखरुद्दीन पूछता है। पूछता क्या है? क्योंकि ये सब नाम चर्चित हैं, यहां से पूछता क्या है कि इसका जब सत्ता प्राप्त हो गई तो इसने कौन सी उपाधि धारण की? तो इसने उपाधि धारण की अब्दुल मजाहिद।
सत्ता ग्रहण करने के बाद। अब इसकी शासन सत्ता 1325 से शुरू होकर चलती कब तक है, तो 1351 ईस्वी तक इसकी सत्ता चलती है। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसके शासन सत्ता की हमको जानकारी कहां से मिलती है। तो उस समय के चर्चित विद्वान थे जियाउद्दीन बर्नी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी बर्नी ने, तारीख है फिरोज शाही। इस किताब के माध्यम से हमें मोहम्मद बिन तुगलक, जूना खान, अब्दुल मजाहिद, मलिक फखरुद्दीन, ये सब एक ही नाम है, उसके शासन सत्ता की हमको जानकारी मिली। और किसके माध्यम से मिली, इसी के समय में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही इब्न बतूता आता है। इब्न बतूता अफ्रीका का रहने वाला, इब्न बतूता अफ्रीका का रहने वाला इसी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन सत्ता में आता है। उसने अपनी एक यात्रा वृत्तांत लिखा। किताब कौन थी यात्रा वृत्तांत? रेहला। उसने रेहला के माध्यम से जो किताब, अपनी यात्रा में जो भी उसके साथ घटनाएं घटी थी, उसने उसे पुस्तक के रूप में संकलित किया। उस किताब का नाम रखा रेहला। रेहला जो किताब थी, उसी के से हमें जो जानकारी मिलती है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन सत्ता की जानकारी हमको प्राप्त होती है। तारीख है फिरोज शाही और रेहला के माध्यम से हमें मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित जो भी जानकारी हमको प्राप्त होती है, इन्हीं किताबों के माध्यम से प्राप्त होती है। मोहम्मद बिन तुगलक को उस समय के जो तत्कालीन विद्वान थे, उस समय के जो जागरूक वर्ग थे, उन्होंने इसे सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति कहा। कुछ लोगों ने इसे पागल कहा, कुछ लोगों ने इसे विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण कहा। इन सभी चीजों को जो है ये झेलता हुआ शासन सत्ता चला रहा था। ऐसा इसको क्यों कहा कि किसी ने कहा कि ये बहुत बुद्धिमान था? बुद्धिमान इसलिए था कि संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई शासक था तो मोहम्मद बिन तुगलक था। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मोहम्मद बिन तुगलक था। अब इसकी दूरदर्शी सोच थी। अब दूरदर्शी सोच के कारण जो कार्य हमें से बाद, काफी समय बाद होने थे, वो इसको इसी समय करना चाह रहा था और इसी कारण से वो कार्य असफल होते थे। असफल होने के बाद जब कोई भी असफल होता है तो उसकी आलोचना होती है। अब आलोचनाओं के कारण इसे लोगों ने कहा कि विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण है, या ये पागल सम्राट है, रक्त पिपासु सम्राट है। इन सब चीजों को जो है हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से इसने ऐसा कार्य किया कि जिसमें ये असफल रहा और असफलताओं के कारण लोग आलोचना के हद पार कर गए। हम देखते हैं कि इसने क्या ऐसा कार्य किया कि जिसके कारण इसे असफलता मिली और असफलता के कारण इसको जो है आलोचना का शिकार होना पड़ा। सबसे पहले इसने क्या किया कि 1325 ईस्वी में शासन सत्ता जब प्राप्त किया तो इसने क्या देखा कि अगर हमें अच्छी तरीके से शासन सत्ता चलानी है, हमें अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, तो हमें अत्यधिक धन अर्जित करना होगा कर के रूप में। तो इसने क्या देखा कि एक प्रांत है दोआब, जहां अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता था। तो इसने सोचा कि क्यों नहीं एक काम किया जाए, इस दोआब क्षेत्र में कर बढ़ा दिया जाए, लगान बढ़ा दिया जाए, कर बढ़ा दिया जाए। यहां क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था कि इसने राजस्व में सुधार करने का प्रयास किया। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने राजस्व सुधार में रुचि ली। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या सोचा कि इस दोआब क्षेत्र में अगर हम कर बढ़ा देंगे तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये उपजाऊ क्षेत्र और ये लोग अत्यधिक धन जो है एकत्रित करते थे अपने उपज के रूप में। लेकिन संजोग क्या हुआ कि इस दोआब क्षेत्र में इसने कर तो बढ़ा दिया, लेकिन उसी समय दोआब क्षेत्र में क्या हो गया, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया दोआब क्षेत्र में। जब अकाल पड़ा, अब ये आदेश जारी करके मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकारियों से आप कर वसूल के लाइए, चाहे जैसे भी वसूल के लाइए। अधिकारियों ने क्या किया कि उस समय इनकी स्थिति, दोआब क्षेत्र के जो निवासी थे उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन अधिकारियों ने क्या किया कि इस चीज की जो ख्याल नहीं किया, अधिकारी इस चीज का ध्यान नहीं रखे कि यहां पर अकाल पड़ा हुआ। इन लोगों ने जबरदस्ती कर वसूलने का प्रयास किया, जिससे इस दोआब क्षेत्र की जो जनता है वो परेशान हो गई। जब ये बात पहुंचती है मोहम्मद बिन तुगलक के पास, उसने कहा अरे ये तो गलत हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए कि इस दोआब क्षेत्र में जो कर वृद्धि है इसको हमें रोकना चाहिए। जब वहां पर अकाल पड़ गया तो ये कर कहां से देंगे, तो इस तरीके से इसकी ये भी योजना फिर रही। फिर इसने सोचा 1326 ईस्वी में इसने कहा कि जो दक्षिण भारत है और ये उत्तर भारत,
इसके बीच एक सामंजस्य स्थापित किया जाए। कैसे? प्रशासनिक और सांस्कृतिक, ये दोनों समानता स्थापित दिया जाए। इसके लिए इसने क्या किया कि 326 ईस्वी में इसने कहा कि हम राजधानी परिवर्तित कर रहे हैं। राजधानी कहाँ ले जाएंगे? पहले राजधानी थी दिल्ली, दिल्ली से इसने कहा कि हम इसको देवगिर ले जाएंगे। देवगिर इसने आदेश जारी कर दिया, देवगिर चलिए, देवगिर या दौलताबाद, देवगिर या दौलताबाद, ये दोनों नाम एक ही हैं। लेकिन जब वो राजधानी वहां पर ले जाने के आदेश जारी करता है तो इसका नाम रखता है कुतुबुल इस्लाम। ये पेपर में पूछता है, कुतुबुल इस्लाम इसने रखा देवगिर का नाम। इसने आदेश जारी कर दिया 1326 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने कि जो दिल्ली के सभी निवासी हैं, ये काम करिए, अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और सीधे आप लोग कुतुबुल इस्लाम चलिए, देवगिर चलिए, दौलताबाद, ये तीनों नाम एक ही के हैं, देवगिर चलिए। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि किसी को एक जगह से उजाड़ के और दूसरे जगह बसाने में जो है कितनी दिक्कतें हैं। इसने आदेश जारी किया कि जितनी भी दिल्ली की जनता है सबको चलना है देवगिर, देवगिर पहुंचिए और अपने रहने खाने का सब प्रबंध जो है हमारी तरफ से होगा। रहना खाना आपको है और प्रबंध आपका हम करेंगे। अब उजड़ी हुई जनता को बसाना एक चुनौती हो गई। इस प्रकार से इसने पुनः आदेश जारी कर दिया, चलिए दिल्ली वापस चलिए। इस प्रकार से आने और जाने के चक्कर में जनता घिसती रही और आखिर में इसने पुनः अपनी राजधानी दिल्ली स्थापित की। इस प्रकार से इसकी दूसरी योजना भी फेल रही। अब शासन सत्ता थोड़ी सी आगे बढ़ी और ये आता है समय 1328 ईस्वी। 1328 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा क्यों नहीं एक काम किया जाए। ये जो चांदी का मुद्रा है, चांदी का उस समय कौन सा था? टका, और तांबे का जीतल, ये उस समय दोनों मुद्राएं जो है चल रही थी। उसने सोचा कि अगर हम कुछ ऐसी चीज जारी करें कि ये चांदी का जो टका है, जो चांदी की मुद्रा है, ये घूम के हमारे यहाँ आ जाए, ये वापिस होके आ जाए कहाँ? राजकोष में। इसकी इच्छा तो ये थी कि ये वापिस होके आ जाए राजकोष में, हमारे राजकोष में घूम के आ जाए, हम इसके बदले लोगों को कुछ दे दें और ये जो है चांदी हमारे राजकोष में आ जाए और राजकोष मजबूत हो जाए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। इसने क्या किया कि 1328 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि एक सांकेतिक मुद्रा जारी करो। सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा किस चीज का जारी करने के लिए कहा था? इसने कहा एक कांसे की मुद्रा बनाइए, कांसे की मुद्रा बनेगी सांकेतिक मुद्रा। अब देखिए इसको लोग पागल सम्राट कर रहे हैं, लेकिन इसकी दूरदर्शिता देखिए। जैसे आज भी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ किस चीज की मुद्रा है? कागज की मुद्रा है, लेकिन प्रतीक सांकेतिक मुद्रा जैसे इसने जारी किया तो उसी तरीके से हमारे यहाँ भी सांकेतिक मुद्रा ही है। बेशक कागज की आप लोगों के कहने के हिसाब से सही है कि कागज की मुद्रा है, लेकिन हम देखें तो सांकेतिक मुद्रा ही है। अगर हम जैसे 100 की नोट उठा लें और एक उसी सेम आकार का जो है कागज ले लें तो क्या दोनों में बराबरी हो सकती है? ऐसा कुछ भी नहीं। ये एक सांकेतिक मुद्रा है कि ये 100 की नोट है तो इस 100 के नोट के बराबर, 100 रुपए के बराबर हमको इसी मूल्य का जो है, जो भी हम चाह रहे हैं वो हमको मिलेगा। लेकिन अगर उसी आकार का, उसी प्रिंट का, उसी तरीके की जो है नोट अगर हम छापते हैं तो डुप्लीकेट कही जाएगी, उसका जो है कोई मूल्य नहीं है। तो इसने क्या किया कि आज जो हम सांकेतिक मुद्रा चला रहे हैं, इसने उसी समय 1325 ईस्वी में सोच लिया था कि एक सांकेतिक मुद्रा होनी चाहिए, लेकिन ये समय से पहले सोच लिया। ये इसका दुर्भाग्य था। अब कांसे का इसने क्या किया कि प्रतीक मुद्रा जो है सांकेतिक मुद्रा जारी कर दिया और इसने कहा कि इस सांकेतिक मुद्रा में जो है आप लेके आइए, जो चांदी का टका लेके आइए, चांदी का जो सिक्का है लेके आइए और हमारे यहाँ से सांकेतिक मुद्रा लेके जाइए। इस सांकेतिक मुद्रा पर पेपर पर पूछता है कि किस भाषा में लेख लिखा था, तो ये अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में लेख लिखा हुआ था। जनता ने क्या किया? जनता इससे भी आगे निकल गई। जनता ने क्या किया कि इस सांकेतिक मुद्रा को ले जाके राजकोष से चांदी का टका जमा करती और सांकेतिक मुद्रा लेके आती। तो उन लोगों ने देखा कि ये जो सांकेतिक मुद्रा है इसमें कोई विशेष चीज ऐसी नहीं है कि हम नहीं बना सकते।
ये घर पे भी बनाया जा सकता है। इस तरीके से लोगों ने अपने घर में ही सिक्का ढालना शुरू कर दिया, सांकेतिक मुद्रा ढालना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ विशेष बनावट थी नहीं, कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं। इसलिए लोगों ने क्या किया कि फर्जी तरीके से डुप्लीकेटिंग करते हुए इन लोगों ने सांकेतिक मुद्रा ढालना शुरू कर दिया। अब ये जब सांकेतिक मुद्रा डालना घर घर में जो है टकसाल बन गई, अब लोग सांकेतिक मुद्रा डाल के अपने उपयोग की वस्तुएं खरीदने लगा, तो सरकार जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने देखा कि ये तो भाई बिल्कुल उल्टा हो गया। इसने कहा कि सांकेतिक मुद्रा को बंद करो, ये ऐसे नहीं चलेगा, ये तो हमें कंगाल बना देंगे। हमने क्या सोचा था, हमने सोचा था कि चांदी जो है जितने साम्राज्य फैले हुए सब हमारे यहाँ आ जाएगी, लेकिन हो गया बिल्कुल इसका उल्टा। इस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि इस सांकेतिक मुद्रा की योजना को बंद करो। मोहम्मद बिन तुगलक की शासन सत्ता आगे बढ़ी। अब आता है समय 1337 ईस्वी। 1337 ईस्वी में ऐसी स्थिति बनी कि खुरासान पर आक्रमण करना अति आवश्यक हो गया। कहां पर? खुरासान पर आक्रमण करना अति आवश्यक हो गया। सरकार ने क्या सोचा? सरकार अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक राजा, बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि हमें इसके ऊपर आक्रमण करना है तो करना है, इसके लिए योजना बनाना ये शुरू कर देता है। योजना बनाने में इसने क्या किया कि कहा कि कम से कम 3,70,000 सैनिकों की व्यवस्था करो, इस खुरासान पर हमें विजय प्राप्त करना है। साल भर पहले से योजना बना रहा था, तो 3,70,000 सैनिकों को तैयार कर दिया गया। इसने कहा कि कोई भागने ना पाए, युद्ध में जाना है। एक काम करो, इनको अग्रिम भुगतान दे दो, पहले यही इनको भुगतान दे दो, भैया पैसा भी ले लो लेकिन लड़ने चलना है। अब अग्रिम भुगतान मिल गया 3,70,000 लोगों को कि आपको खुरासान पर आक्रमण करना है। लेकिन थोड़े ही समय के बाद परिस्थितियां बदल गई। परिस्थितियां बदली तो इस खुरासान के आक्रमण की योजना को त्यागना पड़ा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिन्हें अग्रिम भुगतान मिल गया, जिनको पैसा मिल जाएगा वापिस करेंगे, कभी नहीं वापस होता है। तो इस प्रकार से जो अग्रिम भुगतान हुआ था किसी ने वापस करने के मंशा ही नहीं जाहिर की। भाई सीधे सीधे मामला लोग ये कहेंगे हमारा पैसा ही खत्म हो गया। इस प्रकार से खुरासान आक्रमण जो है हुआ भी नहीं और इसमें काफी धन की हानि हुई। इस प्रकार से इसकी ये भी योजना जो है फेल हुई, चौथी भी योजना फेल हो गई। इसीलिए इसको जो है पागल सम्राट या विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण कहा जाता था। लेकिन आप याद रखिए कि इसने सबसे पढ़ा लिखा होने का जो तमगा इसके ऊपर था, सबसे पढ़ा लिखा था, ये इसकी दूरदर्शी सोच थी। कुछ ना कुछ वो इसकी हार के लिए भी पागल होने की घोषणा में जो लोगों ने कहा उसमें इसकी जो है जिम्मेदारी थी कि ये ज्यादा दूरदर्शी सोच वाला था। इसने क्या किया, ये पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए अकाल संहिता तैयार करवाया। अकाल संहिता तैयार किया। यहां से पेपर में पूछता कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने अकाल सहायता के लिए अकाल पीड़ितों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने अकाल पीड़ितों के लिए अकाल संहिता तैयार किया। और क्या इसने किया? इसने कहा कि जो किसान हैं उनकी देखभाल के लिए, उन्हें अच्छी तरह से पैदावार हो, उनकी कृषि अच्छी हो, उसके लिए एक विभाग की स्थापना कर दिया। कौन सा? दीवान ए अमीर ए कोही विभाग की स्थापना कर दिया। इसने कहा कि इस विभाग के माध्यम से कृषकों की सहायता की जाएगी। अब दीवान ए अमीर कोही की स्थापना हो गई, भाई कृषकों की देखभाल के लिए एक विभाग की स्थापना कर दिया। और इसने क्या आदेश जारी किया? दीवान ए अमीर कोही से कहा, जो विभाग का मुखिया होता उससे कहा कि जो किसान हैं उन्हें बैल खरीदने के लिए, कुआं खुदवाने के लिए, उसमें कुआं से सिंचाई होती थी ना, कुआं खोदने के लिए या बीज खरीदने के लिए ऋण दे दो। पहली बार ऋण की व्यवस्था किसको के लिए किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषकों के लिए पहली बार ऋण की व्यवस्था किया। जैसे आजकल नहीं केसीसी है, उसी तरीके से इसने क्या किया कि ऋण देने की व्यवस्था किया कि आप हमसे कर्जा ले लीजिए, आप जो है बैल, कुआं, बीज जो भी आपको खरीदना है वो आप खरीदिए, और लेकिन खेती अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए इसने एक दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना कर दी। मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जिसने योग्यता के आधार पर मोहम्मद बिन तुगलक ये
पहला शासक था, प्रथम शासक था जिसने योग्यता के आधार पर पद देने का निर्णय लिया कि जो भी योग्य व्यक्ति होगा, योग्यता के आधार पर यह निर्णय लिया कि आप जो है इस पद के योग्य हैं, योग्यता के आधार पर पद देने का फैसला किया। मुहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था, देखिए इस्लाम धर्म को मानने वाला, लेकिन मुहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जो होली के त्योहारों में भाग लिया। यहां से पेपर में प्रश्न बनता है, कौन सा इस्लाम धर्मावलंबी था जिसने होली के त्योहार में भाग लिया? हिंदुओं का त्योहार होली, लेकिन इस्लाम धर्मावलंबी शासक था, उसने होली के त्योहार में भाग लिया। और इसने क्या किया कि अजमेर में स्थित दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और क्या बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे का दर्शन किया, इसका दर्शन किया। इन दोनों जगहों का दर्शन करने वाला पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पहला शासक हुआ कि जिसने होली में भी भाग लिया। और जो अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और साथ में बहराइच में सलार मसूद गाजी का मकबरा है, वहां पर ये गया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही 1333 ईस्वी में अफ्रीका का निवासी, अफ्रीका ये कहां, ये अफ्रीका का जो कौन आता है, इब्न बतूता, इब्न बतूता ये निवासी कहां था? अरे अफ्रीका अर्थात एक स्थान है मोरक्को, ये मोरक्को का निवासी था। अफ्रीका तो बड़ा सा प्रांत है, वहां का ये छोटा सा प्रांत था मोरक्को, वहां का ये इब्न बतूता निवासी कब आता है? 1333 ईस्वी में। कई बार पेपर पूछा कि किसके शासन सत्ता में आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन सत्ता में भारत आया था। जब ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन सत्ता में भारत आता है तो मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता से काफी प्रभावित होता है। और इब्न बतूता ने भी क्या किया कि जो यात्रा थी इसकी, उसने उस यात्रा विवरण को एक पुस्तक के रूप में परिवर्तित कर दिया। इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत को एक किताब के रूप में प्रस्तुत किया। किताब का नाम था क्या? रहला। जब ये दिल्ली पहुंचता है तो मोहम्मद बिन तुगलक इससे काफी प्रभावित होता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी बातों और इसकी वाक्पटुता से प्रसन्न होकर इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। ये काजी नियुक्त हो गया। देखिए विदेशी आया और भारत में पद प्राप्त कर लिया, वो भी काजी जैसा मुख्य पद, काजी नियुक्त हो गया। कौन? इब्न बतूता। यहां से पेपर में प्रश्न बनता है कि कौन सा ऐसा विदेशी था जिसे भारत में काजी के महत्वपूर्ण पद पर जो है नियुक्त किया गया था? इब्न बतूता। नियुक्त किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब यहाँ इसके और इसके बीच के संबंध जो प्रगाढ़ हो रहे थे, इस तरीके से कुछ समय बाद 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को राजदूत नियुक्त कर दिया। कहाँ? चीन में। चीन का राजदूत नियुक्त कर दिया इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने। थोड़े ही समय के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के शासन सत्ता में विद्रोहों का सिलसिला शुरू होता है और दक्षिण भारत में दो नए राजवंशों का उदय होता है, एक बहमनी राज और दूसरा विजयनगर। इस प्रकार से धीरे धीरे करके मोहम्मद बिन तुगलक के शासन सत्ता में विद्रोह शुरू हो जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन सत्ता में अभी हमने देखा दक्षिण भारत में दो नए राज्यों का उदय हो गया। अब इसका सिलसिला जब बढ़ना शुरू हुआ तो गुजरात में विद्रोह हो गया। गुजरात में विद्रोह हो गया। गुजरात में किसने विद्रोह किया? तगी ने विद्रोह कर दिया। तगी ने विद्रोह कर दिया। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि चलिए दक्षिण भारत वालों ने विद्रोह किया वो तो दूर की बात थी, ये हमारे आसपास वाले भी विद्रोह करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। इसने कहा कि हम तगी के विद्रोह को दबाएंगे। अब ये तगी के विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात पहुंचता है और तगियों ने भाग के कहां चले गए? थट्टा चले गए। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक ये थट्टा चला जाता है और रास्ते में 20 मार्च 1351 ईस्वी को
ज्वर से इसकी मृत्यु हो जाती है, ज्वर से मृत्यु हो गई। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक की। यहां से चीज पेपर में प्रश्न पूछता है कि इस समय का सबसे प्रमुख विद्वान या सबसे प्रमुख इतिहासकार कौन था? तो जियाउद्दीन बर्नी, जिनकी पुस्तक है तारीख फिरोज शाही, या और फतवा ये जहांदारी, ये जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। ये लगभग 17 वर्षों तक इस मोहम्मद बिन तुगलक के राजाश्रय में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। अब इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता, असल सत्ता पर बैठता फिरोज शाह तुगलक। ये बैठता कब है? 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहता है। फिरोज शाह तुगलक मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ऐसा राजा था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। एक बार कब हुआ? तो ये 1351 ईस्वी में। कहां पर हुआ? ठट्टा सिंध में, ठट्टा सिंध में हुआ। उसके बाद पुनः अगस्त 1351 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। और जब इस दिल्ली में इसका राज्याभिषेक हुआ तो 21 दिन तक जो है इसका उत्सव मनाया गया। इसके राज्याभिषेक का 21 दिन तक उत्सव मनाया गया। पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पहला शासक था जो इस्लामी परंपरा पर शासन सत्ता स्थापित किया, अर्थात उलेमा वर्ग का प्रभाव इसके ऊपर काफी था। उलेमा वर्ग वालों के ही विचारों विमर्श से ये अपनी शासन सत्ता चला रहा था। इस्लामिक राज्य की स्थापना कर दी। उलेमा वर्ग इसके शासन सत्ता में जो प्रमुख थे। यहां से पेपर में प्रश्न पूछता है कि फिरोज शाह तुगलक का जो मूल नाम था क्या था? तो इसका मूल नाम था कमालुद्दीन फिरोज। कमालुद्दीन फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है 1391 ईस्वी में। मार्च 1391 ईस्वी में पहला राज्याभिषेक हुआ और अगस्त 1391 में दूसरा इसका राज्याभिषेक हो गया। उलेमा वर्ग अर्थात इस्लामिक परंपरा पर इसने शासन सत्ता शुरू कर दी। सबसे पहले इसने क्या किया कि जो अभी इसका चचेरा भाई मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को ऋण दिया था, इसको कहा ये माफ कर दो, खत्म करिए, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इसने क्या कहा कि ये जो ऋण है इसको माफ करिए, सब खत्म करिए। एक चीज यहां से पेपर पूछता है कि पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सबसे भ्रष्ट शासन सत्ता किसकी थी? तो फिरोज शाह तुगलक के सबसे भ्रष्ट शासन सत्ता थी। क्यों? कि इसने स्वयं भ्रष्टता को बढ़ावा दिया। इसने अपने अधिकारियों से ये कह रखा था कि अगर किसी का कोई कार्य है तो आप पैसे लेके कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और कर्मचारी के साथ साथ जनता को भी ये मालूम थी कि अगर आप कुछ धन आप देते हैं तो आपका काम हो सकता है। को बढ़ावा दे दिया, लेकिन इसने कुछ अच्छे कार्य भी किए। जैसे इसने क्या किया, जो अभी अन्य सम्राट थे उस कई प्रकार के कर लगा के रखे थे, तो इसने क्या कहा कि मात्र 4 कर चलेंगे। कितने कर चलेंगे? केवल करों की संख्या कितनी होगी? 4। कौन कौन से? एक खुम्स, खुम्स अर्थात लूट वाला। दूसरा जकात, जकात ये धनी व मुसलमानों से 2.5% लिया जाता था। तीसरा क्या था? जजिया, ये हिंदुओं से लिया जाता था। यहां से एक चीज और है कि ये फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया लिया। ब्राह्मणों को भी इसने नहीं छोड़ा। अभी तक जितने भी शासन सत्ता चल रही थी सबने हिंदुओं से लिया, लेकिन ब्राह्मणों को छोड़ दिया। लेकिन ये फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक, इसने क्या कहा कि कोई नहीं छूटेगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, मतलब अगर आप गैर इस्लामिक हैं तो आपको जजिया देना ही देना है। और इसने क्या कहा कि खुम्स हो गया, जकात हो गया, जजिया, एक चौथा कर इसने कहा कि खराज भी लीजिए, बाकी जितने भी टैक्स हैं सबको खत्म करिए। खराज कृषि से जो कर लिया जाता था उसको खराज कहते थे। तो फिरोज शाह तुगलक ने मात्र इन 4 करों के माध्यम से ही शासन सत्ता चलानी शुरू कर दी। इसने और क्या किया
कहा कि हमारे राज्य की जो आमदनी है उसका ब्यौरा तैयार करो, आमदनी का ब्यौरा तैयार करिए। पीछे जो था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने क्या कहा था कि राज्य के आय और व्यय का विवरण तैयार करिए। इसने क्या कहा कि राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करिए, कितनी आमदनी हो रही है। और इसने क्या कहा कि ये जो दास हैं इनकी भी देखभाल के लिए एक विभाग होना चाहिए। भाई ऐसे ही बेचारे परेशान हैं, इसलिए इनके भी देखभाल के लिए एक व्यवस्था बनानी चाहिए। तो दीवान ए बंदनगान की व्यवस्था कर दिया, अर्थात दास विभाग की स्थापना कर दिया। दासों की देखभाल के लिए एक दीवाने बंदरगान की व्यवस्था किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। लोगों की सहायता के लिए दीवाने खैरात विभाग की स्थापना कर दिया। दीवाने खैरात, खैरात खैरात का मतलब दान। ये दान किसका में करता था? शादी हो, विवाह या वृद्ध हो, उनकी सहायता के लिए ये दीवाने खैरात विभाग की स्थापना कर दिया। इसने और क्या किया? कहा कि जो सार्वजनिक निर्माण की व्यवस्था है इसके लिए भी एक विभाग होना चाहिए। इसने क्या किया? लोक निर्माण विभाग की स्थापना कर दिया। देखा कि हमारे साम्राज्य में जो रोगी हैं उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं, तो इसने क्या किया कि एक दारुल सफा की स्थापना कर दिया, या सिफा खाना की स्थापना कर दिया, जहां पर रोगियों को मुफ्त चिकित्सा, साथ में उन्हें भोजन की भी व्यवस्था करके रखा गया था कि आपको खाना भी मिलेगा, आपको दवा भी मिलेगा। फिरोज शाह तुगलक ने कुछ नए शहरों का भी निर्माण किया, जैसे कई बार पेपर में पूछा है वैसे इसने कई शहरों का, काफी शहरों का निर्माण किया, लेकिन इसमें से जो कुछ प्रमुख हैं उन्हें से पेपर में पूछता। जैसे इसने हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहाबाद, इन शहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया। कई बार इसमें से पेपर में प्रश्न पूछा है कि इसमें से किसी भी शहर को उठा के दे देगा और पूछेगा कि इस शहर का निर्माण किसने किया, तो इन शहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया। दारुल सफा और सिफाखाना का रोगियों के लिए इसने व्यवस्था किया। इसने एक चीज और कहा कि जो ये नहर है इसका विकास किया जाए, किसानों की जो आय को बढ़ाने के लिए इसने क्या कहा कि जल का जो है उचित प्रबंध किया जाए। इसके लिए इसने क्या किया? तालाब का निर्माण करवाया, तालाब निर्माण हो गया, नहर निर्माण हो गया। लेकिन इसने क्या कहा कि इनसे जो सिंचाई करेगा उसे एक कर देना होगा। कर कौन सा होगा? हब ए सर्व, हब ए सर्व नामक कर देना होगा। ये कितना होगा? उपज का 1/10 भाग होगा। अगर आप पानी नहर या तालाब से प्रयोग करते हैं जो सरकारी होगा, तो आपको 1/10 जो है अपनी उपज का देना पड़ेगा। अब इसकी योजनाओं को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो इसका आदर्श वाक्य था बिल्कुल इस पर सटीक बैठ रहा था। इसने क्या कहा था? खजाना बड़ा होने से अच्छा है लोगों का कल्याण, और दुखी हृदय से अच्छा है खाली खजाना। ये हमेशा ये सोचता था कि हमारी जनता का जो है कल्याण हो, ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो। इसलिए इसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक लोकप्रिय आदर्श शासक, साथ में मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अकबर भी कहा जाता है। इसने अपने सिखों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया, खलीफा का नाम अंकित करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभ, एक जो मेरठ में था, मेरठ अर्थात उत्तर प्रदेश, अभिलेख, इसको उठवा के लाता है दिल्ली, इसको दिल्ली लाया। और दूसरा जो हरियाणा अंबाला जिला, कौन सा स्थान? टोपरा, वहां से अशोक का अभिलेख उठवा के लाता है दिल्ली। इस दिल्ली टोपरा अभिलेख को, कौन सा? दिल्ली टोपरा अभिलेख, इसने सोने का अभिलेख कहा। इस दिल्ली टोपरा वाले अभिलेख को सोने का अभिलेख कहा। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। कई बार इसको पेपर में पूछा है कि कौन सा अशोक का अभिलेख है इसे सोने का अभिलेख कहा जाता है,
तो दिल्ली टोपरा वाले अभिलेख को इसने फिरोज शाह तुगलक ने सोने का अभिलेख कहा। फिरोज शाह स्वयं पढ़ा लिखा था, उसने अपनी आत्मकथा फुतुहत फिरोज शाही की रचना की। साथ में इसके दरबार में जो है एक बरनी विद्वान था जो लगभग 17 वर्षों तक इसके शासन सत्ता में, इसके राजाश्रय में रहा। उसने किताबों की रचना की। तारीख है फिरोज शाही और फतवा ए जहादारी की रचना बरनी ने किया। 21 सितंबर 1388 ईस्वी को, 21 सितंबर 1388 ईस्वी को फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु के बाद इस तुगलक वंश के अनेक शासक हुए। इस वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। इस वंश का अंतिम शासक है। इसकी शासन सत्ता चलती है 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक। इसके बारे में लोग व्यंग पूर्वक कहते थे कि शहंशाह की सत्ता दिल्ली से पालन तक है, अर्थात एक छोटे से एरिया में इसकी शासन सत्ता थी। इसी के शासन सत्ता में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया और भयानक विनाश किया, मार काट लोगों का कत्लेआम किया और यह मजबूर होकर शासक देख रहा था। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने पूरा आतंक फैलाने के बाद अपने सेनापति को प्रोत्साहित किया। किसको? खिज्र खां को। खिज्र खां से कहा कि अपनी शासन सत्ता स्थापित करो और इसी के प्रोत्साहन के बाद खिज्र खां ने एक सैयद वंश के नाम से एक नवीन वंश की स्थापना की। अब एक नए वंश की स्थापना होगी। जब तुगलक वंश समाप्त होगा तो एक नए वंश की स्थापना होती है, सैयद वंश की। किसने स्थापना किया? खिज्र खां। किसके प्रोत्साहन पे? तैमूर लंग के प्रोत्साहन पे। आज की क्लास में बस इतना ही। एजुकेशन 101% परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।